Hello and welcome back to the Samad Academy. Today's topic is GST annual return, maintenance of records and finalization of accounts. So एनुअल रिटर्न होता क्या है ये हमें पता है कि हमारे फाइनेंशियल ईयर डेटा क्लोज होने के बाद एक डिफॉल्ट डेट के तौर पे बाय द नेक्स्ट 31 दिसंबर हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का एनुअल रिटर्न फाइलिंग करनी होती है। अब एनुअल फाइलिंग रिटर्न करना इन द सेंस देयर आर टू थिंग्स। एक तो जीएसटीआर 9, मैं रेगुलर डीलर की बात कर रहा हूँ। एक तो जीएसटीआर 9 जो होता है जहां पे हमें जीएसटीआर 9 के थ्रू अपना एनुअल रिटर्न फाइलिंग करना होता है। साथ साथ में हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे ऑथराइज जो रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि जो कंसल्टेंट है, टैक्स कंसल्टेंट है, वर्किंग टैक्स कंसल्टेंट है, वो हमारा जीएसटीआर 9C प्रिपेयर करते हैं। दैट इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ एनुअल रिटर्न। तो हमें जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C दोनों भी फाइल करना हो सकता है या फिर एज पर टर्नओवर के हिसाब से हमें सिर्फ जीएसटीआर 9 फाइल करना हो सकता है। हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे जीएसटीआर 9, बिकॉज जीएसटीआर 9C जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे टैक्स प्रैक्टिशनर वो फाइल करेंगे। बट जीएसटीआर 9 हो सकता है कि आप अपनी कंपनी का खुद भी फाइल करते हो या फिर आप एटलीस्ट डेटा प्रिपेयर करते हो। तो उसमें क्या क्या रिकॉर्ड्स होते हैं, क्या क्या टेबल होते हैं, हम जीएसटीआर 9 के टेबल, डेटा, रिकॉर्ड्स को इस वीडियो में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि जीएसटीआर 9 फाइल करने का पर्पस क्या है। जीएसटीआर 9 यानी कि एनुअल रिटर्न। आप कहोगे तो हम जीएसटीआर 1 मंथली फाइल करते हैं, जीएसटीआर 3 भी मंथली फाइल करते हैं, तो ये वापस से जीएसटीआर 9 क्यों फाइल करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन। जीएसटीआर 9 मतलब होता है समरी। आपने जो भी जीएसटीआर 3 भी फाइल किया उसकी पूरी की पूरी समरी होती है जो आपको कंफर्मेशन देनी होती है। हो सकता है फाइनेंशियल ईयर में आपने कुछ मिस्टेक्स की होंगी जो करेक्शंस आपको जीएसटीआर 9 में जाके करने होंगे। इसका मेन पर्पस है कि डेटा कलेक्ट करना नहीं, इसका मेन पर्पस डेटा कलेक्ट करना नहीं है। कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द स्टेटमेंट एंड रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है सीबीआईसी प्रेस रिलीज डेटेड ऑन 3 जुलाई 2019 उन्होंने कंफर्म किया है परमिटिंग टू रेक्टिफाई द एरर, ओमिशन, डुप्लीकेशन, कमीशन इन द स्टेटमेंट रिटर्न फाइल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। यानी कि आपसे जो गलतियां हुई हैं जीएसटीआर 1, 3B फाइल करने में ड्यूरिंग द होल ईयर, आपको ऑप्शन मिलता है कि वो सारे जो गलतियां हुई हैं, चाहे वो एरर हुआ हो, चाहे ओमिशन हुआ हो, डुप्लीकेशन है, आप उन सारी एंट्रीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं। परमिशन टू मेक शॉर्ट पेमेंट वॉलेंटरी अराइजिंग ड्यू टू द अबव रेफर्ड रीजन। यानी कि अगर आपने कोई शॉर्ट पेमेंट किया है या फिर आपने कोई एक्सेस पेमेंट किया है तो उस केसेस में भी परमिशन मिलता है कि आप उसको एडजस्ट कर सको, पे कर सको, और जो इसके जो शॉर्टेज अमाउंट है वो आपको डीआरसी के थ्रू पेमेंट करने की, वॉलंटरी पेमेंट करने की भी ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया मोटा मोटा तौर पे जीएसटीआर 9 का मतलब डेटा कलेक्ट करना नहीं। इसका मतलब ये होता है जीएसटीआर 9 में कि आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, परमिट दिया जाता है कि यस आपने जो भी पूरे साल में रिटर्न फाइल किए हैं, चाहे वो जीएसटीआर 1 हो चाहे जीएसटीआर 3 भी हो, अगर उस रिटर्न फाइलिंग के दरमियान कोई भी मिस्टेक्स हुई है तो यू हैव द ऑप्शंस टू रेक्टिफाई, टू करेक्ट द सेम, एंड इफ एनी काइंड ऑफ वॉलंटरी पेमेंट अराइजिंग ड्यू टू दैट एनी एरर यू कैन मेक द पेमेंट थ्रू डीआरसी यूजिंग चालान डीआरसी 03। तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, हमें अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड क्या क्या मेंटेन करना होता है ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड वाले सेक्शन में। तो हमें मालूम है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट, हमारे पास टैक्स इनवॉइसेस, हमारे पास डिलीवरी चालान, ये जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास होने चाहिए वो सारे के सारे हमारे पास ऑब्वियस सी बात है होने चाहिए एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आर एनुअल रिटर्न। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शिल कीप देयर मेंटेन एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यस, हमने ये भी समझ लिया था कि हमें अपना बुक्स ऑफ अकाउंट हमारे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे मेंटेन करना जरूरी है। चाहे वो आप मैन्युफैक्चर हो गुड्स के या प्रोडक्शन करते हो, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई हो, स्टॉक ऑफ गुड्स हो, इनपुट टैक्स कितना क्रेडिट किया, आउटपुट टैक्स क्या पे किया, सच अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे अप्लीकेबल है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडीमेड अवेलेबल होने चाहिए, सो दैट विल मेक इजी कि आप अपना एनुअल रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस आराम से कंप्लीट कर सकते हो, फाइल कर सकते हो।
सी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में क्या क्या होता है हमें मालूम है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शुड कीप देयर रिकॉर्ड्स एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जिसमें आउटवर्ड रजिस्टर हो गया, इनवर्ड रजिस्टर हो गया, स्टॉक रजिस्टर हो गया, ये सारी चीजें उनके पास तो ऑब्वियस सी बात तो होनी चाहिए। साथ साथ में अगर आप एक्सपोर्टर हो तो एक्सपोर्ट रजिस्टर, इंपोर्ट रजिस्टर, आरसीएम दैट इज इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत सारे लोग नहीं मेंटेन करते। आरसीएम रजिस्टर कॉल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आप जो सेल्फ इनवॉइसिंग रेज करते हो, चाहे वो इंडियन के बेसिस पे जो आरसीएम हो, चाहे आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो जिस केस में भी आरसीएम अप्लीकेबल है, तो उस केस में आपको सेल्फ इनवॉइसिंग रेज करनी होती है और उसकी एक सीरीज आपको मेंटेन करनी है। वो सीरीज की कॉपी विद ड्यूली सिग्नेचर आपके पास उसका रजिस्टर भी मेंटेन होना चाहिए। इफ एनी एडवांस रिसीव्ड एंड उसका एडजस्टमेंट कितना सब्सिक्वेंट क्या किया है उसका भी रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। मैं रूल एंड सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, बट मोटे मोटे तौर पे आपको रूल एंड सेक्शन याद नहीं करना है, बट आपके यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में ये कहना चाहता हूं, वॉट एवर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर एंटाइटल्ड टू कीप विथ यू, दैट यू हैव टू कीप विथ योर सेल्फ। और कब तक रखना है आपको मालूम है कि रिटर्न फाइलिंग होने के अगले 6 साल तक आपके पास वो सारे के सारे रिकॉर्ड अवेलेबल होने चाहिए। हु हैज टू फाइल दिस रिटर्न? यस, किसको फाइल करना है? मैं टर्नओवर की बात नहीं कर रहा हूं, टर्नओवर ऑब्वियस बात है दिया हुआ है, लेकिन जीएसटीआर 9 देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे तो सबको फाइल करना है। हु इज ऑप्टिंग जीएसटीआर 9, यानी कि कहने का मतलब जिसने रेगुलर डीलर फाइलिंग रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है उनको देखा जाए तो जीएसटीआर 9 तो फाइल करना ही करना है। हालांकि इसमें कुछ टर्नओवर बेस पे ऑप्शनल भी है, कंपलसरी भी है, डिपेंड आप अपने टर्नओवर के हिसाब से आप चेक कर सकते हो। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि आईएसडी के अलावा, a person paying tax under section 51, 52, a casual taxable person, NRI person shall furnish annual return by every financial year electronically, यानी कि हर एक पर्सन को जो भी अप्लीकेबल है, चाहे आईएसडी को छोड़ के नॉर्मल रेगुलर डीलर हो गया, एनआरआई हो गया या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया, उनको हर साल फाइनेंशियल खत्म होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वे में यानी कि ऑनलाइन फॉर्मेट में जाके उन्हें जीएसटीआर 9 फाइल करना होगा। तो डेट इसका बाय डिफॉल्ट डेट रूल में डिफाइन है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो 31 दिसंबर होगा, दिस इज द डिफॉल्ट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। Provided that commissioner may or recommendation of the council for a reason to be recorded in writing by notification extend the time limit for the furnishing annual return. Yes, ये टाइम लिमिट हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। आगे पीछे इन द सेंस पीछे तो ऑब्वियस बात आगे बढ़ाएंगे हम लोग, पहले तो नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स पोस्टपोन हो सकता है, प्रीप्रिंट तो अभी तक नहीं हुआ है और अभी तक हमें 2017 जुलाई से जीएसटीआर हमारा जो एप्लीकेबल है, दैट इज एनुअल रिटर्न एप्लीकेबल है, हर एक केस में हमारा जीएसटी एनुअल रिटर्न जो है एक्सटेंड ही हुआ है। अभी हमारा 31 दिसंबर 2020 इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न 2018 एंड 19। रूल के हिसाब से देखा जाए तो 31 दिसंबर ड्यू डेट होना चाहिए था 19-20 का, लेकिन 31 दिसंबर जो ड्यू डेट है अभी वो 18-19 का है। 18-19 का 31 दिसंबर है, उसके बाद 19-20 का भी नोटिफाई किया जाएगा कि उसका एनुअल रिटर्न फाइलिंग करने का ड्यू डेट क्या है। एंड बिलीव में जीएसटीआर 9 फाइल करना इज वेरी टफ टास्क, बिकॉज क्या होता है कि मैंने जब हम लोग रिटर्न फाइलिंग करते हैं जीएसटीआर 1, उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हम रिटर्न फाइलिंग करने के बाद बहुत सारी चीजें हम इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जाके चेंज करते हैं, करेक्शन करते हैं और हमें ये भी नहीं मालूम होता है कि हमारे सीए ने क्या फाइल किया हमारे बुक्स में, वो एंट्री करेक्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो जब होता है क्या कि जब हम इसको रिटर्न फाइलिंग जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो हमारा पोर्टल से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको जब जीएसटीआर 9 के ऑटो पॉपुलेटेड फिगर से मैच करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। उस डिफरेंसेस को ट्रैक डाउन करना इज काइंड ऑफ टफ टास्क। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप कोई रिटर्न फाइलिंग करो, चाहे जीएसटीआर 1 चाहे वो जीएसटीआर 3 भी, हर एक मंथ का बैकअप डेटा आपके पास होना चाहिए कि आपने जो भी रिटर्न फाइलिंग किया है वो रिटर्न फाइलिंग आपके पोर्टल, आपके टैली में सेम टू सेम है। टैली बोलूं या फिर कोई और सॉफ्टवेयर बोलूं, इससे होगा क्या कि आपके पास पूरा का पूरा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पहले से ही रेडी होगा कि हमारे पास कहां कहां पे डेटा क्या क्या हमने अपलोड किया है, सो दैट विल मेक एन इजी प्रोसेस फॉर योर टैक्स कंसल्टेंट, फॉर योर ऑडिटर, फॉर योर चार्टर्ड अकाउंटेंट टू मेक इट सिंपलर। So every registered person who is required to get his account audited, यानी कि based on turnover, अगर मान लो आपका रजिस्टर्ड डीलर और आपको ऑडिट कराना पड़ता है, आपका डेटा ऑडिट कराना पड़ेगा दैट्स एज पर रूल के हिसाब से, तो इन सच केसेस एक जीएसटीआर 9C भी एडिशनल फॉर्म, यानी कि जीएसटीआर 9C आपकी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आपके कंपेरिजन में यानी कि जीएसटीआर 9 के साथ ही जीएसटीआर 9C भी फाइल करना पड़ता है।
सो GSTR 9 एंड GSTR 9 से ऑब्वियस बात है फाइल करना पड़ेगा। तो GSTR 9 के जो है ना कुछ पार्ट्स है, मैं हर एक पार्ट्स को डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ GSTR 9 मैंने देखा है कि बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं वो खुद फाइल नहीं करते हैं, वो डेफिनेटली टैक्स कंसल्टेंट या फिर एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये एक्टिविटी हैंड ओवर करते हैं, और जो कि करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो दैट इज बेस्ट ऑप्शन कि आप खुद मत फाइल करो, लेकिन उसके लिए डेटा क्या क्या प्रिपेयर करना है, पार्ट्स क्या क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, वो चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। हो सकता है कि यहां से बहुत सारी डिटेल्स आपको क्लियर हो जाए और आप वो डेटा प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, सो दैट एनुअल रिटर्न फाइलिंग करने में उसे आसानी हो। इसके पार्ट्स अलग अलग डिवाइड है, जैसे पार्ट 1 में बेसिक डिटेल्स आते हैं। अच्छा, GSTR 9 जो है वो डेटा जो है पोर्टल से ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होके आता। ऑटो पॉपुलेट का मतलब ये हो गया कि आपने जो भी रिटर्न फाइलिंग किए होंगे वो सारा का सारा डेटा पहले से ही वहां पे क्यूमुलेटिव बेसिस पे आता है। आपको उसको रिकंसाइल करना है कि ये डेटा मेरा जो आ रहा है क्या ये सही है या नहीं सही है। अगर सही नहीं है तो उसके मुझे रीजन के साथ उसको एडिट करना होगा। बेसिक डिटेल्स होंगी, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई, डिक्लेयर नहीं मेड। डिक्लेयर देखो, डिक्लेयर क्या होता है, डिक्लेयर की बात नहीं हो रही। डिक्लेयर आपने 100 रुपए का सेल किया लेकिन आपने डिक्लेयर 90 रुपए किया, तो डिक्लेयर 90 रुपया नहीं, एक्चुअल में सेल कितने का हुआ 100 रुपए का, तो आपको वहां पे 100 रुपया डिफाइन करना है कि मैंने 100 रुपए का आउटवर्ड सप्लाई किया। डिक्लेयर में तो कुछ भी करूंगा नहीं, आपको जितने का एक्चुअल में फिगर आपका आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई हुआ आपको वही दिखाना है यहाँ पे। डिटेल्ड ऑफ आईटीसी, आईटीसी आपने डिक्लेयर कितना किया नहीं, एक्चुअल में कितना बिलोंग करता है। तो ऐसे केसेस, बहुत सारे केसेस ऐसे हुए कि आपने आईटीसी जो है इंश्योरेंस प्रीमियम का भी ले लिया, आपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कराया जो कि आईटीसी उसका एम्प्लॉय का इंश्योरेंस का आईटीसी, आप बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, बट आपने ले लिया, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो वो आपका आईटीसी बनता ही नहीं है। तो ऐसे केस में यू हैव टू रेक्टिफाई कि नहीं नहीं ये आईटीसी मेरा नहीं था और मैंने ले लिया, तो दैट मीन्स उस महीने उस साल का आईटीसी में ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो इंश्योरेंस का आपने क्लेम किया वो नहीं बिलोंग करता है। तो जो एक्चुअल आईटीसी बिलोंग करता है खाली आपको वहीं पे डिटेल डिक्लेयर करना पड़ेगा, दैट इज अंडर पार्ट 3। पार्ट 4 में आते हैं डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर इन द रिटर्न्स। आपने रिटर्न्स के टाइम पे कितना अमाउंट का टैक्स पे किया है, कितने रुपए से आपने कैश पेमेंट किए हैं, कितने रुपए आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू एडजस्ट किया हुआ, वो सारे के सारे डिटेल यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड होकर आ जाते हैं। पार्ट 5, particulars of the transaction for the previous financial year declare in April to September of current financial year। यानी कि 2018-19 एग्जाम्पल का आप ऑडिट कर रहे हो और उसके कुछ एंट्रीज जो है आपने नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक भी रिकॉर्ड कर ली, उसको भी डिक्लेयर करना पड़ता है पार्ट 5 में कि आपने ऐसे कौन कौन सी एंट्री है जो अगले साल बुक की है। हो सकता है आपके पास इनवॉइस नहीं आया रहेगा, हो सकता है कुछ XYZ रीजन की वजह से वो इनवॉइसेस लेट आए रहेंगे, बट आपने उसका आईटीसी नेक्स्ट ईयर क्लेम किया, तो वो भी आपको डिक्लेयर करने पड़ते हैं। पार्ट 6, अदर इन्फॉर्मेशंस। ये कुछ पार्ट्स है, जैसे कि आप GSTR 9 लॉगिन करोगे, पोर्टल लॉगिन करोगे तो आपका फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, कंपनी का GST नेम, लीगल नेम, ट्रेड नेम, एनी फेनी, और GSTR 9 इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि GSTR 9 एक बार आपका फाइल हो गया तो दैट कैन नॉट बी रिवाइज। एक बार फाइल हो गया तो हो गया, आप रिवाइज नहीं कर सकते हो। It is mandatory to file all your GSTR 1 and GSTR 3B before filing a return। ऑब्वियस बात है, मैंने बताया कि GSTR 9 जो है ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होकर फिगर आती है, वो फिगर आती है बेस्ड ऑन योर GSTR 3B जो आपने मंथली फाइल किया रहेगा। अगर आपने पूरा रिटर्न फाइल नहीं किया तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे कुछ भी फिगर नहीं आएगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट बिफोर फाइलिंग योर GSTR 9 यू शुड मेक श्योर कि मेरा GSTR 1 एंड GSTR 3B जो फॉर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी उस मंथ का है या फिर उस साल का बिलोंग करता है वो सारे के सारे रिटर्न फाइल हो चुके हैं। इट मे बी नोटेड दैट एडिशनल लायबिलिटी नॉट डिक्लेयर इन फॉर्म GSTR 1 फॉर्म GSTR 3B मे बी डिक्लेयर इन दिस रिटर्न। यस, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो कोई लायबिलिटी है जो आपने नहीं दिखाई GSTR 1 में, GSTR 3B में, वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। हाउएवर टैक्स कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर थ्रू द रिटर्न। आप टैक्स तो पे कर सकते हो लेकिन उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप लायबिलिटी पे कर सकते हो, लेकिन अगर कोई इनपुट टैक्स मिस हो गया है आपसे जो कि लेना चाहिए था, वो आईटीसी आप यहाँ से क्लेम नहीं कर सकते हो। मिस हो गया तो वो हो गया। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एडजस्टमेंट कैसे होता है। एडजस्टमेंट यानी कि आप समझो कि टैक्स लायबिलिटी फॉर करंट ईयर, अगर मान लो करंट फाइनेंशियल का ऑडिट हो रहा है 19-20 का एग्जाम्पल, तो आपने जो भी करंट ईयर में फाइनेंशियल में टैक्स पे किए हैं, ये टैक्स की बात हो रही है, तो आपने नॉर्मल GST DRC 03 जो कि कंपलसरी 03 चालान होता है,
DRC 03 चालान वो चालान होता है जहां पे आपने कोई भी टैक्स अमाउंट पे करना चाहिए था लेकिन आपने पे नहीं किया, और वो आपको आइडेंटिफाई होता है कि एनुअल रिटर्न में कि ये टैक्स मेरी लायबिलिटी जानी चाहिए थी, तो एट द टाइम आप DRC 03 चालान का इस्तेमाल करते हुए टैक्स लायबिलिटी को भी पे कर सकते हो। फिर अगर आपने, हो सकता है कि आपने नॉर्मल GSTR 3B जो मंथली फाइल करते हो वो भी पे कर दिया रहेगा। सो इट मींस अगर आपने कोई ऐसी टैक्स लायबिलिटी अराइज की जो कि आपने DRC 03 के चालान के पेमेंट किया और नॉर्मल GSTR 3B, तो ये टेबल नंबर 4, एंट्री नंबर 4 मींस टेबल नंबर 4, यानी कि आगे दिखाऊंगा टेबल नंबर 4 में कैसे ये शो करेगा, वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाता है नॉट पेड टू बी पेड। ऐसे कोई टैक्सेस जो आपने नहीं पे किया और पे करने चाहिए तो भी ऑब्वियस बात है टेबल नंबर 4 में आएगा टू बी पेड। अगर टू बी पेड यानी कि पेड करना बाकी है तो उसके लिए आपको DRC 03 चालान यूज करना पड़ेगा। पेड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगर आपने मान लो इसका आइडिया हो गया कि आपने ये टैक्स लायबिलिटी करंट ईयर की थी लेकिन आपने नेक्स्ट ईयर पे किया और आपने DRC 0 के थ्रू पेमेंट किया या GSTR 3B के थ्रू पेमेंट किया है, हो सकता है आपने DRC 03 के चालान के थ्रू पेमेंट किया रहेगा, या हो सकता है लायबिलिटी आपने नेक्स्ट ईयर के 3B में दिखाई रहेगी। तो ऐसे केसेस में अगर आपने दिखाई है 3B के थ्रू GSTR DRC 03 के दिखाई है तो एंट्री नंबर 4, अगर आपने GSTR 3B के थ्रू दिखाया तो एंट्री नंबर 10 नंबर यानी टेबल नंबर 10, यहाँ पे ऐसे टैक्स लायबिलिटी, ऐसे इनपुट टैक्स जो कि इस साल के बिलोंग करते हैं बट आपने नेक्स्ट ईयर दिखाया है तो टेबल नंबर 10 में जाके उसका अमाउंट एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 10 हम आगे देखेंगे कहां पे क्या क्या डिटेल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें डालनी पड़ती है। टैक्स लायबिलिटी फॉर करंट ईयर पेड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, वापस से बात वही हो गई, तो DRC 03 के चालान के थ्रू या फिर 3B के हिसाब से तो करंट ईयर के फॉर्म GSTR 9 में आएगा, ऑब्वियस बात है करंट ईयर के GSTR 9 में आएगा। नॉट पेड टू बी पेड, अगर हम लोग नहीं पे किया, पेड करना बाकी है तो वो भी करंट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में आएगा। पेड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगर हम लोग ने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे किया, चाहे GSTR DRC 03 के थ्रू पेमेंट किया है तो करंट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में आएगा, लेकिन अगर हमने वो GSTR 3B में एडजस्ट किया हुआ है तो हमें नेक्स्ट ईयर के GSTR 9 में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, जहां पे ये दिखाना पड़ता है कि अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी पेड इन करंट ईयर बट विच बिलोंग्स टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो हमें वहां पे दैट इज ये भी मेक श्योर करना है कि हमें कौन सी टैक्स लायबिलिटी करंट ईयर के GSTR 9 में दिखानी, कौन सी लायबिलिटी हमें नेक्स्ट ईयर के GSTR 9 में दिखानी है। अब एडजस्टमेंट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम क्रेडिट नोट, अगर क्रेडिट नोट की बात करें, क्रेडिट नोट इश्यूड इन करंट फाइनेंशियल ईयर रिपोर्टेड इन GSTR 1 एंड GSTR 3B, हमने GSTR 1 3B में दिखा दिया, अगर यस ओके दिखा दिया करंट ईयर के टेबल नंबर 4 में जाएगा, अगर नेक्स्ट ईयर दिखाया सितंबर से पहले तो टेबल नंबर 11 में जाएगा। नेक्स्ट ईयर यानी कि 19-20 का सितंबर रिटर्न अपना हम लोगों ने सितंबर 2020 में बुक किया, तो नेक्स्ट ईयर बुक किया तो हमारा दैट इज सितंबर के पहले फाइलिंग से पहले कर दिया तो टेबल नंबर 11 में दिखाना पड़ेगा कि ये क्रेडिट नोट बिलोंग करता है प्रीवियस ईयर का जिसको हमने करंट ईयर में दिखाया। तो टेबल नंबर 11 कैसा दिखता है वो भी दिखाता हूं मैं। और अगर आपने क्रेडिट नोट इश्यू किया करंट ईयर में और उसको दिखाया ही नहीं, आपने GSTR 1 और 3B में रिपोर्ट ही नहीं किया, तो भूल जाओ, लैप्स, आप उसका क्रेडिट नए बेनिफिट नहीं ले सकते हो, वो लैप्स हो गया। और उसी तरह से अगर सितंबर के बाद भी अगर आप उसको दिखाते हो क्रेडिट नोट, सितंबर के बाद भी दिखाते हो तो भी उस केसेस में वो लैप्स हो जाता है। कहने का मतलब होता है कि कोई भी क्रेडिट नोट अगर आप रिवर्स करते हो, यानी कि जहां पे क्रेडिट नोट रेज होता है तो हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, रिवर्स होती है, हमें उसका इनपुट टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो ऐसे केस में अगर आपको दिखाना है तो नेक्स्ट ईयर के सितंबर से रिटर्न से पहले दिखा दो, अगर सितंबर के बाद अगर आप दिखाते हो तो ऑब्वियस बात है सॉरी, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है, तो वो लैप्स हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 से स्टार्ट होता है, ये पार्ट 2 का टेबल है जहां पे हमें टेबल पॉइंट दैट इज ये टेबल नंबर 4 यानी एंट्री नंबर 4 की बात कर रहा हूं, पार्ट 2 एंट्री नंबर 4 यानी टेबल नंबर 4 में जहां पे ABC ये इंफॉर्मेशन जो है डिटेल्स ऑफ एडवांस इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल विच इज टैक्स पेबल, यानी कि यहाँ पे डिटेल्स आता है कि हमें क्या क्या टैक्स पेबल है। अब ये B2B ये टेबल है, B2C टेबल है, जीरो रेटेड स्पेसिफाइड सप्लाई, डीम्ड एक्सपोर्ट, एडवांस, यानी कि GSTR 1 और GSTR 3B में जो आपने टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर की है, जो आपने देखा रहेगा GSTR 3B में 3.1 का टेबल होता है, तो वहां से आपने जितनी भी लायबिलिटी डिक्लेयर की है यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होकर आ जाएगी। अब आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जो फिगर दिखा रहा है मेरा, ये सारे के सारे फिगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ प्रॉपर तरीके से मैच हो रहे हैं। अगर मैच नहीं हो रहा है तो यू कैन ऑल्टर इट, बिकॉज अगर हो सकता है कि यहाँ पे 100 रुपए दिखा रहा है, लेट्स से CGST आपका 100 रुपए दिखा रहा है टैक्सेबल में,
B2C में, जबकि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में 110 रुपए है, तो आपको यहाँ पे 110 रुपए दिखाने होंगे, और 10 रुपए जो आपके हैं क्या आपने वो पे किया है? अगर वो पे किया तो आगे आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैंने पे किया DRC 03 चालान के थ्रू। अगर पे नहीं किया है तो ऑब्वियस बात है पे करना पड़ेगा आपको DRC 03 चालान के थ्रू। तो अगर मान लो यहाँ पे 100 रुपीज था, आपने इसको 110 कर दिया, यानी कि 10% एक्सेस दिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पे भी फिगर, अगर इस पूरे टेबल में अगर कोई भी फिगर चेंज करते हो आप और वो फिगर 20% से एक्सेस होता है, 20% से एक्सेस होता है, यानी कि अगर वो 20% से एक्सेस, अगर आपने 100 रुपए की चीज 125 कर दी तो ये 20% से एक्सेस का अब क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये जो टेबल रहेगा पर्टिकुलर सेल, ये रेड हाईलाइट हो जाएगा। रेड हाईलाइट का मतलब ये हो गया कि आपने यहाँ पे फिगर बहुत बड़ा चेंज किया, विच इज अबाउट 20% ऑफ एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पे ये सारे के सारे फिगर जो है आउटवर्ड सप्लाई जो आपने GSTR 3B में डिक्लेयर किए थे, उसके सारे के सारे टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे टैक्स अमाउंट के साथ ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि ये सारी एंट्रीज जो आपके पास डेटा यहाँ पे फिल होकर आ रहा है, ये सारा का सारा एज पर सेल्स रिकॉर्ड के हिसाब से टैली होना चाहिए। अगर टैली नहीं है तो यू हैव टू रिकंसाइल, एंड रिकंसाइल करने के बाद आपको ये फिगर, एक्चुअल फिगर जो करंट ईयर की बिलोंग करती है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अभी टेबल नंबर 4 में वही चीज आ गया, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एडवांस क्रेडिट नोट इश्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड क्रेडिट नोट डेबिट नोट, यानी उस टेबल नंबर 4 का ही ये देखो हमने GH तक किया। अब H के बाद जो पोर्शन है IJKLMN, तो इसमें क्रेडिट नोट कितना एडजस्ट किया, डेबिट नोट कितना एडजस्ट किया, सप्लाई टैक्स थ्रू अमेंडमेंट क्या हमने कुछ टैक्स जो है एडिशनल प्लस माइनस हुआ जिस अमेंडमेंट के थ्रू अगर हुआ है तो वो भी सारी चीजें यहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। एंड सब टोटल, यानी कि अब जाके हमारा जो आएगा सब टोटल, ये आता हमारा एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एनी सच अमेंडमेंट्स। तो टेबल नंबर 4 that shows the figure of your net taxable value, that is total turnover along with the tax liability for given financial year। तो ये अगर मान लो 100 रुपए और ये आपका 100 रुपए, तो इतना आपका टैक्स अमाउंट जो लायबिलिटी बनता है आफ्टर इनपुट के साथ एडजस्ट होने के बाद जो लायबिलिटी है वो आपका पेमेंट हुआ होना चाहिए, उतना ही पेमेंट होना चाहिए। अगर पेमेंट नहीं हुआ रहेगा तो ऑब्वियस बात आफ्टर फाइलिंग ऑफ GST 9 यू विल गेट अ नोटिस रिगार्डिंग शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अगर आपने पे कर दिया DRC 03 के थ्रू तो डोंट वरी अबाउट दैट। Form GSTR 9, registered person issue a tax provided for the supply, value is correct, value is wrong, issue ADN, that is debit note, credit note। अगर आपने वैल्यू रॉन्ग है तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट रेज किया रहेगा। फॉर्म GSTR इज फाइल्ड विद द रॉन्ग वैल्यू, अमेंडमेंट इन सब्सिक्वेंट GSTR 1। अगर आपने कुछ GSTR 1 गलत कर दिया रहेगा तो अमेंडमेंट कर सकते हो, तो हमने ऑलरेडी बता दिया था कि GSTR 3 भी राइट किया, लेकिन GSTR 1 में आपको 100 रुपए का अमाउंट आपने गलती से 120 दिखा दिया तो आप अमेंड कर सकते हो। बुक्स में राइट आपका 100 रुपया, लेकिन आपने गलती से 120 दिखा दिया, देन यू कैन अमेंड इट। ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अब बात करते हैं टेबल नंबर 5 की। टेबल नंबर 5 दैट इज रिलेटेड टू अपना डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज विच टैक्स इज नॉट पेबल एज डिक्लेयर इन द रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एज डिक्लेयर, यानी कि टैक्स हमने नहीं पे किया। ये एक्सपोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है कि ऐसे सप्लाई जिसपे हमने कोई टैक्स नहीं पे किया, तो यहाँ पर देखो CGST SGST पे कोई टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं बनती है। जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट, दैट इज जीरो रेटेड एक्सपोर्ट हो गया विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। सप्लाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, आपने कितने रुपए का सेल किया, ये टर्नओवर। सप्लाई ऑफ विच टैक्स पेड बाय रेसिपिएंट ऑन द रिवर्स चार्ज, हाँ इसमें आपका CGST SGST आएगा, बिकॉज RCM के ऐसे केसेस जिसपे आपको टैक्स पे करना है। एग्जेम्प्टेड, नी रिलेटेड, नॉन GST सप्लाई, अगर आपका कुछ है, आपने जो आउटवर्ड सप्लाई किया जो एग्जेम्प्ट है, नी रिलेटेड है, नॉन GST सप्लाई है, तो ये आपका जाके टोटल जो टैक्सेबल वैल्यू बनती है ये आपका टोटल टर्नओवर कहलाता है, ये टोटल टर्नओवर। एंड इन एडिशन आपकी जो पीछे की टैक्स लायबिलिटी थी उसमें ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की टैक्स लायबिलिटी ऐड हो जाती है और ये आ जाता है आपका नेट टैक्सेबल फिगर। तो टेबल नंबर 4 दैट इज नॉर्मल टैक्स अमाउंट, जहां पे हमने सेल्स परचेज जो टैक्सेबल फिगर था, और टेबल नंबर 5 यानी कि हमारा जीरो रेटेड सप्लाई जहां पे हमने एक्सपोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सेल किया रहेगा, वो फिगर भी हमें यहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ती है। हम यहाँ पे फिगर जो ऑटो पॉपुलेट होकर आती है वो बाय डिफॉल्ट हम उसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं। फिगर यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होकर आती है। डिटेल्स पॉइंट टेबल नंबर 5 में वापस से क्रेडिट नोट डेबिट नोट यानी उसी को एडजस्ट किया हुआ, जैसे कि हमने टेबल नंबर 4 को देखा, क्रेडिट नोट डेबिट नोट कुछ एडजस्ट किया है, डिक्लेयर किया, अमेंडमेंट सब टोटल, तो ये चीज का उसी का पार्ट है, कंटिन्यूएशन है, ABCDEFGH IJKLMN। तो ये टोटल टर्नओवर उतना ही अकाउंट फिगर वहां पर आ जाता है, कुछ अमेंडमेंट एडजस्टमेंट रहेगा, क्रेडिट नोट डेबिट नोट, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। अब टेबल नंबर 6 की बात करते हैं जो कि बिलोंग करता है इनपुट टैक्स
क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे देखो ये ऑटो लिखा हुआ, ऑटो का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो फिगर है ये टेबल नंबर 1, टोटल ऑफ अमाउंट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल थ्रू फॉर्म जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B में आपने कितना इनपुट टैक्स क्लेम किया हुआ है, चाहे वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, सारे के सारे फिगर यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएंगे। तो उस केसेस में अब ये फिगर राइट है, अब इसको आपको मैच करना है। अब इसको मैच करने के लिए यहाँ पे देखो इसको सर्च दिए हुए इनवर्ट सप्लाई अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विसेज रिसीव फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब इसको हमें सेग्रीगेट करना होगा, इनपुट कैपिटल, इनपुट सर्विस में, कैपिटल गुड्स में, इनपुट सर्विस में। हमने जो फिगर लिया है सीजीएसटी का अमाउंट दिखाया, उसमें हमारा इनपुट गुड्स के रिलेटेड कितना है, कैपिटल गुड्स के रिलेटेड कितना है, इनपुट सर्विस के रिलेटेड कितना है, बट दैट इज अदर देन आरसीएम। आरसीएम इन केस ऑफ इंपोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो हमारा आरसीएम है उसको छोड़ के नॉर्मल, इसको हमें सेग्रीगेट करना है। पॉइंट नंबर सी, इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू बी पेड रिवर्स चार्ज। यानी कि ये पॉइंट नंबर बी के अलावा जो आरसीएम बनता है जिससे हमने परचेज किया है और उसका जो टैक्स आईटीसी है उसका हमने कितना क्लेम किया, उसका इनपुट वाला है, कैपिटल गुड्स का है, इनपुट सर्विस का है, वो भी हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है। यहाँ पे तो नॉर्मल वाली बात हो गई, यहाँ पे आरसीएम की बात हो गई। अब यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज, ये अदर देन दैट इज अनरजिस्टर्ड पार्टी का रिवर्स चार्ज था और ये रिवर्स चार्ज है, लेकिन जो पार्टी जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसका भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये टोटल फिगर है, इसका ही हमें यहाँ पे ब्रेकअप देना है। अब बात आती है इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाईज फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हमने जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया, चाहे वो एसईजेड से किया हो, चाहे हमने फॉरेन कंट्री से किया हुआ, तो इनपुट गुड्स कितना है, कैपिटल गुड्स कितना। सर्विस के केस में यहाँ पे नहीं आएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस यानी कि जो हमने फॉरेन से सर्विस ली है एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एसईजेड, हमने कितना इंपोर्ट ऑफ सर्विस लिया उसका आईजीएसटी के कॉलम में यहाँ पे फिगर फिलअप करना है। आईजीएसटी वाला टेबल यहाँ पे फिगर फिलअप होगा अपना। तो ये अपने को सारे के सारे सेग्रीगेट देने। अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम अदर देन बी अबव अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट, हमने कोई भी ऐसा इनपुट टैक्स जो रिक्लेम किया हुआ है जो कि हमने पहले डिसअलाउ किया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम आईएसडी, वो भी डिक्लेयर करना है। सब टोटल, और उसके बाद से ये जो अमाउंट है इसका सारे के सारे टोटल तक का जो टोटल अमाउंट आ गया, ऑटो फिगर सब टोटल का कुछ डिफरेंस आता है तो अपने को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, डिफरेंसेस क्यों आ रहा है वो रिकंसिलेशन करना है अपने को। हालांकि डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए, अगर डिफरेंसेस आते हैं तो ये जो डिफरेंस आया वो हमें उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि ये एक्सेस आया या शॉर्ट आया। अगर एक्सेस आया आईटीसी लिया तो ऑब्वियस बात हमें वो रिवर्स करना पड़ सकता है क्या करना ही पड़ेगा। और उसमें हमने वो जो ये ट्रांस 1 के थ्रू जो क्रेडिट लिया रहेगा, ट्रांस 1 के थ्रू जो ट्रेड 2 के थ्रू क्रेडिट लिया रहेगा, इन एनी सच एनी केसेस अदर आईटीसी अवेल बट नॉट स्पेसिफाइड, और कुछ भी आईटीसी जो हमने लिया है लेकिन ऊपर दिखाया नहीं हम लोगों ने, तो भी यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। सो टोटल आईटीसी अपने को I+N, यानी कि ये जो अपना I है सब टोटल और यहाँ तक का N जो हो गया KLMN का टोटल, इसका टोटल हमारा आईटीसी ये हो गया। और डिफरेंस अमाउंट जो मैंने बताया कि वो डिफरेंसेस को अपने जीरो होने चाहिए, और डिफरेंसेस होना ही नहीं चाहिए। अगर डिफरेंसेस है तो ऑब्वियस बात अपने को डिक्लेयर करना पड़ेगा, चाहे पे करना पड़ेगा या फिर अपने को वो अगर ज्यादा आ रहा है कि हमने क्लेम करना बाकी रह गया तो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, भूल जाओ, लैप्स हो गया वो। लेकिन अगर हमने शॉर्ट क्लेम एक्सेस क्लेम कर लिया है तो ऑब्वियस बात हमें वो रिवर्स करना होगा। तो ये तो हो गया टेबल नंबर 6 की बात। टेबल नंबर 7 बताता है आईटीसी रिवर्सल और इनएलिजिबल आईटीसी की। देयर आर डिफरेंट रूल कि आप ये इंश्योरेंस का आईटीसी नहीं ले सकते हो, आप फूड का आईटीसी नहीं ले सकते हो, होटल स्टे का आईटीसी नहीं ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे रूल्स के हिसाब से जहां पे आपको ब्लॉकेज आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो एज पर रूल 37, 39, 43, 43, 17.5। ये आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, आराम से मिल जाएंगे हर एक रूल क्या कहता है, किस केस में क्या क्या आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हो। ट्रांस 1 में जो क्रेडिट लिया था उसको रिवर्स कर रहे हो, ट्रांस 2 में क्रेडिट लिया था उसको रिवर्स कर रहे हो। तो टोटल आईटीसी कितना रिवर्स किया, तो ये टोटल आईटीसी जो आपने रिवर्स किया, तो ये जो टोटल आईटीसी आया ओ का, दैट इज टेबल नंबर 6 ओ का, इसमें से ये माइनस होगा टोटल आईटीसी जे। तो यहाँ पे देखो 6O का जो टोटल है उसमें से 7I का माइनस होगा, तो ये आपका नेट आईटीसी बन जाता है कि आप इतना आईटीसी ले सकते हो। अब ये आईटीसी आपने जो वहां पे क्लेम किया था दैट इज टैक्स लायबिलिटी 4 और 5, टेबल नंबर 4 और 5 में वहां की टैक्स लायबिलिटी से क्या होगा, एडजस्ट होगा। अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेबल नंबर 8 ये है, टेबल नंबर 8 है। टेबल नंबर 8 आज के दिन में हालांकि ऑप्शनल कर दिया गया है, अगर आप फिलअप नहीं करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ये मेरे हिसाब से आपको फिलअप करना चाहिए बिकॉज एडिशनल डेटा इंफॉर्मेशन होता है जिससे आपको मालूम पड़ता है कि आपका डेटा बुक्स ऑफ अकाउंट रिकंसाइल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये क्या है, ये दैट इज रिलेटेड टू जीएसटीआर 2A है, अदर आईटीसी। जीएसटीआर 2A में कितना फिगर आ रही है, और जीएसटीआर 2A में जो एक्चुअल में फिगर आती है वो बहुत गलत आती है। रियली बताऊं तो सबसे बड़ा जो टफ टास्क है ना आपको ये टेबल नंबर 8 फिलअप करना बहुत बड़ा टास्क है।
टेबल नंबर 8 में आपको दिखाना पड़ेगा कि आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2 ये ऑटो फिगर पॉपुलेट होकर आ जाएगी, कितना आ रहा है सिस्टम। अब सिस्टम में कितना भी दिखा सकता है, सिस्टम में अमाउंट कहां से आ रहा है उसको कोई फिगर कोई ट्रैक नहीं कर सकते हो आप। जीएसटीआर 2A का एक्सेल डाउनलोड करोगे और उस एक्सेल को यहां से टोटल मारोगे तो कभी मैच ही नहीं करेगा आपका, 99% केसेस में मैच नहीं करता है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। आईटीसी एज पर सम टोटल ऑफ 6B एंड 6H, यानी कि जो टेबल नंबर 6 में और 6B में और H में जो आईटीसी हम लोग ने क्लेम किया वो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। अब सी यहाँ पे बिलोंग करता है 17-18 का आईटीसी जो आपने 18-19 में क्लेम किया, 18-19 का आईटीसी जो आपने 19-20 में क्लेम किया है, वो अमाउंट यहाँ पे एडजस्ट करना, अपने को दिखाना। तो डिफरेंस कितना आता है, आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल, आईटीसी कितना 2A में दिख रहा है आपको अवेलेबल लेकिन बट आपने क्लेम नहीं किया, आईटीसी उसमें से कितना इनएलिजिबल है। आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, उसमें से आईजीएसटी कितना पे किया, आईजीएसटी क्रेडिट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एज पर 6E अबव। डिफरेंसेस, तो टोटल आईटीसी टू बी लैप्स, ये जो अमाउंट आता है ये आपका ऑटोमेटिक फिगर आ जाता है कि आपका इतना आईटीसी लैप्स होगा। ऑब्वियसली बात है, जीएसटीआर 2A में जो आईटीसी होता है वो ज्यादा करके एक्सेस ही होता है और लैप्स ही होता है। अगर ये हमेशा याद रखना कि लैप्स हमेशा होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो वेल एंड गुड, अगर ये 0 हो गया आपका टोटल आईटीसी तो उसका मतलब आपका कुछ भी लैप्स नहीं हो रहा, सारा का सारा चीजें आपने प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर दिया है। अगर आपने एडजस्ट नहीं किया और ये लैप्स जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है लैप्स जाने दो, फिर उससे कुछ नहीं कर सकते हो, आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते हो, आईटीसी तो ले ही नहीं सकते हो जीएसटीआर 9 के थ्रू। लैप्स जा रहा है जाने दो, लेकिन मेक श्योर कि आपका ये 0 होना चाहिए, ऑटो फिगर जो यहाँ पर आएगा सारा का सारा एडजस्टमेंट होने के बाद वो 0 हो जाना चाहिए। ये जीएसटीआर 2A का रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, दैट इज 8, जो टेबल नंबर 8 है ये दिस इज रिकंसिलेशन पार्ट ऑफ जीएसटीआर 2A। अब एंट्री नंबर 9 यानी कि टेबल नंबर 9, टैक्स पेबल कितना बनता है, टैक्स पेड कितना किया हमने। यहाँ पे देखो टेबल नंबर 9 जो है ये हमारा टैक्स पेबल जो कि आ गया, वहां से फिगर ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगा, वहां से हमारा टैक्स पेबल कितना बनता था जिसमें से हमने इनपुट माइनस टैक्स आउटपुट कितना, टेबल नंबर 4 एंड 5 का फिगर पेड थ्रू कैश, कितना कैश पे किया, ये जो हमने पे किया रहेगा चालान जो जीएसटीआर 3B के थ्रू, वो सारा का सारा यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगा। हमने इनपुट टैक्स कितना क्रेडिट क्लेम किया वो सारा का फिगर यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगा, हमें यहाँ पे चेंज करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेंगे और यहाँ पे सारा का सारा फिगर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा कि अपना पेबल कितना था, हमने कितना पे कितना कैश किया, हमारा सीजीएसटी कितना एडजस्ट किया आईटीसी के साथ, एसजीएसटी कितना आईटीसी किया, आईजीएसटी कितना किया, ये चीजें आपको इसका क्यूमुलेटिव यानी कि जीएसटीआर 9 जो आपने बनाया रहेगा उसका क्यूमुलेटिव फिगर निकालना है, पेबल निकालना है, पेड थ्रू कैश निकालना आईटीसी के साथ। याद रखना कि पेबल माइनस ये कैश एंड माइनस आईटीसी ये 0 होना चाहिए कि आपका अमाउंट सारा का सारा टैली हो रहा है। पार्ट नंबर 5 टेबल नंबर 10, 11, 12, 13, 14 ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सप्लाई टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट नेट ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ये ठीक है, सप्लाई टैक्स अमेंडमेंट नेट ऑफ क्रेडिट नोट डेबिट नोट, अगर आपने कुछ डेबिट नोट क्रेडिट नोट किया अमेंडमेंट किया तो उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर 2017-18 पर्टिकुलर एज ऑफ, मतलब अगर 17-18 का फाइलिंग कर रहे हो, for the transaction for the previous financial year declare in the return of April 2018 to March 2019, यानी कि 17-18 का कोई ऐसा इनवॉइस जो आपने 18-19 में दिखाया है उसके रिलेटेड 18-19 का फाइलिंग कर रहे हो तो फॉर 2018 डिक्लेयर रिटर्न्स इन अप्रैल 2019 टू सितंबर 2019। अगर आपने 18-19 का फाइलिंग कर रहे हो तो ऐसा रिटर्न जो आपने ऐसा एडजस्टमेंट जिसका आगे चल के आपने एडजस्टमेंट दिखाया है तो वो यहाँ पे डिफरेंसेस आपको दिखाने पड़ेंगे, डिक्लेयर करने पड़ेंगे। हालांकि मुझे डाउट है कि यहाँ पे टेबल में आपको फिलअप करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यस अगर पड़ती है तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़ेंगे कि आपने कितना अमाउंट जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट किया। बिकॉज ये एडजस्टमेंट जो होता है ना, आपने जो ये अमाउंट दिखाया कि मैंने नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट किया, तो बिकॉज नेक्स्ट ईयर के जीएसटीआर 9 में वो फिगर हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है कि ये अमाउंट इस साल का नहीं है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का है। टेबल नंबर पार्ट नंबर 6 टेबल नंबर 15 पर्टिकुलर डिमांड रिफंड, अगर कोई टोटल रिफंड आता है, कोई डिमांड आता है, सेक्शन, ये सब चीजें। हालांकि मुझे डाउट है कि ये कहीं पे आता होगा, अगर आता होगा तो आपको ये सब रिफंड कितना है, रिफंड कितना, सेक्शन क्लेम किया, टोटल रिफंड कितना रिजेक्ट हुआ, टोटल रिफंड पेंडिंग कितना है, डिमांड कितना है टैक्स का, और टैक्सेस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ई, दैट इज पॉइंट नंबर ई के हिसाब से टोटल डिमांड्स पेंडिंग, टोटल डिमांड्स कितना पेंडिंग है, ये टेबल नंबर 15 पार्ट नंबर 6। फिर 16 इंफॉर्मेशन ऑफ सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर, अगर आपने कोई कंपोजिशन से परचेस किया है तो उसका डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है अगर है तो। 17 में आपको दिखाना है कि आपका एचएसएन कोड वाइज आउटवर्ड सप्लाई कितना था। 18 में एचएसएन वाइज इनवर्ड सप्लाई, जो कि आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। एचएसएन वाइज डिटेल अगर आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, ये ऑप्शनल फिगर है, आपको चाहो तो स्किप कर सकते हो। आप पॉइंट नंबर 17 का जो आउटवर्ड सप्लाई है वो तो फिल कर सकते हो, लेकिन जो परचेज का एचएसएन वाइज समरी है किसी भी सूरत में मैं 110% लिख के देता हूं कि जो 18 पॉइंट नंबर है एचएसएन समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, आज के दिन में
कोई भी कंपनी में 99 क्या 100% कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूं कि ये टेबल नंबर 18 कोई भी फिलअप नहीं कर सकता है। पॉइंट नंबर 19, लेट फीस पेबल एंड पेड, अगर कुछ लेट फीस रहेगा तो वो भी यहाँ पे दिखाना है। एंड लास्ट में आई हियर बाय डिक्लेयर, सिग्नेचर स्टैंप के साथ आपका जो भी डीएससी के साथ आपको रिटर्न फाइल कर देना है। सो आई होप सो ये सारे के सारे टेबल्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या फिगर आते हैं, वो कैसे आते हैं, आप अपना जीएसटी 9 खुद ओपन करके आप देख सकते हो, वहां पे वेरीफाई कर सकते हो, यही सारी डिटेल्स वहां पे ऑटो पॉपुलेट होकर आते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये आप चाहो तो खुद फाइल कर सकते हो, बट मैं आपको सेफ्टी के लिए बोलूंगा कि आप फाइल मत करो। आप टैक्स प्रैक्टिशनर, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल दो फाइलिंग करने के लिए। जो 9 है, 9 के लिए आपको ऑब्वियस बात है आप खुद फाइल कर दो, लेकिन 9C के लिए जहां पर आप जो जीएसटी 9 फाइलिंग करोगे उसी का एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है, जो कि ऑडिटर जो है ऑडिट करेंगे कि आपने जो भी फाइल किया 9 वो प्रॉपर है। अगर नहीं है तो अगर उनको 9 में कुछ डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो 9C में दिखाएंगे कि ये डिस्क्रिपेंसी थी और ये अमाउंट आपसे पे कराएंगे इन फॉर्म ऑफ DRC 03, जहां पे वो अमाउंट लिखेंगे ये डिस्क्रिपेंसी के साथ फाइल हो गया जीएसटी 9 और इसका अमाउंट हमने पे करा दिया है, तो DRC 03 के थ्रू पेमेंट करा दिया है। तो जीएसटी 9 एंड जीएसटी 9C फाइल होने के बाद आपका हो गया एनुअल रिटर्न कंप्लीट। लेकिन कंप्लीट होने के बाद इसका डेटा, इसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपको आने वाले अगले 6 साल तक आपके पास रखना पड़ेगा। So I hope so you are clear with the process to start of GST 9 कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें क्या क्या टेबल है, उसमें क्या क्या कंटेंट है। If any further query, yes we are available। अगर आपको लगता है कि आपका GST 9 प्रिपेयर करना है तो कोई भी प्रिपेयर कर सकता है। GST 9 आप भी प्रिपेयर कर सकते हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन GST 9C के लिए आपको टैक्स कंसल्टेंट, सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही फाइल कर सकते हैं, फिर कॉस्ट अकाउंटेंट फाइल कर सकते हैं। उसके लिए भी कौन कौन फाइल कर सकता है उसकी एक प्रॉपर डिटेल है कि कौन फाइल कर सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्वियस बात है देखोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही फाइल करते हैं। तो जीएसटी 9 जो है आप भी फाइल कर सकते हो, खुद भी फाइल कर सकते हो, लेकिन जीएसटी 9C जो है वो आपके चार्टर्ड अकाउंट ही फाइल करेंगे। इफ यू नीड कि आपका डेटा रिकंसाइल करना है, आपके डेटा को रिकंसिलेशन करके मेंटेन करना है, वी आर अवेलेबल। हम वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं कि आपका डेटा हम लोग रिकंसाइल करके प्रिपेयर करके दे सकें। अगर आप नहीं करना चाहते हो, आप हमें देना चाहते हो, तो हम वो भी करके दे सकते हैं। सो लेट्स क्लोज दिस टॉपिक नाउ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर sorry, this was the last video, I guess this was the last video of the entire JC theory module। so I hope so you have covered all the videos and आपने बहुत सारी चीजें लर्निंग देखी रहेंगी। तो रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज MCQ अटेंड करो, MCQ अटेंड करने के बाद क्लियर करो। एंड आई होप सो फर्दर क्वेरी अगर इससे रिलेटेड कभी भी इन नियर फ्यूचर कभी भी कुछ भी क्वेरी आती है, वी आर अवेलेबल टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।